वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको अंतःस्रावी तंत्र यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैं आपको बताया था। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी मदद करने के लिए अंतःस्रावी तंत्र भी हमारे शरीर में कार्य करता है। तो मैंने 10 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था जो हमारे शरीर में कार्य करती हैं। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इनके द्वारा हार्मोनों का स्रवण किया जाता है। तो मैंने आपको 10 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था, जिनमें से हमने जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली जितनी भी ग्रंथि होती हैं, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम बाकी की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्रंथि कि थायराइड ग्रंथि होती क्या है। ओके, ठीक है ना? फिर देखो, फिर चैप्टर चल रहा है मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथी अपनी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। कहां पर? गले को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट। गले में स्थित होती है और गले में यह जो श्वास नली होती है, रेस्पिरेटरी डक्ट यानी कि इसको बोलते हैं ट्रैकिया, जो श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है, आकार के बारे में देखते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। तो इसका आकार अंग्रेजी के अल्फाबेट एच के समान होता है। किसके समान? एच के समान। एच के समान इसका आकार होता है। और थायराइड ग्रंथि की विशेषता होती है, यह ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो मैंने आपको पिछली क्लास में पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोनों का स्रवण किया जाता है और हार्मोनों को उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है, नामक हार्मोन को स्रावित करती है यानी कि उत्सर्जित करती है, इसका निर्माण करती है। ठीक है, थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है, यह हार्मोन मुख्य रूप से हमारे रक्त में आरबीसी यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, कणिकाएं या फिर कोशिकाएं, तो यह हमारे रक्त में आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन और क्या कार्य करता है? यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीनों के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है यह एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। कौन सा? आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसका मतलब होता है इसके निर्माण के लिए इसके
निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण है वो भी कम हो जाता है। यदि आयोडीन की कमी होने पर, आयोडीन की कमी होने पर, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन की वजह से होता है, तो इसकी कमी होने पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका निर्माण भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। थायरॉक्सिन का निर्माण कम होने का मतलब है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की शरीर में क्या हो गई? कमी, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इसकी कमी से एक रोग उत्पन्न होता है, एक विकृति उत्पन्न होती है, रोग जिसका नाम होता है घेंगा। इसका दूसरा नाम होता है गलगंड और इसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉइटर। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा या फिर गलगंड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉइटर। तो ये घेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो गला होता है वो फूलकर बाहर की तरफ लटक जाता है। ओके, तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो मैंने क्या पढ़ाया? थायराइड ग्रंथि। एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिए। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये हमारे गले में स्थित होती है और ये गले में जो श्वास नली होती है उसके दोनों साइड में स्थित होती है। इसका आकार होता है ये एच आकार की होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाती है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण यानी कि संश्लेषण एवं उसका स्रावण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो मुख्य रूप से आरबीसी के निर्माण में मदद प्रदान करता है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है एक आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में आयोडीन का निर्माण कम हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण भी कम हो गया है। इसका मतलब हुआ कि थायरॉक्सिन हार्मोन की शरीर में कमी आ गई। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है घेंगा यानी कि गलगंड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉइटर। तो ये हो गई थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्रंथि क्या कार्य करती है, इससे कौन कौन से हार्मोन का स्रावण होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट ग्रंथि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये मैं मिटा देता हूं और फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो हमारे शरीर की जो पांचवी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है पैराथायराइड यानी कि थायराइड के पीछे, तो पैराथायराइड ग्रंथि होती है यह भी कहां पाई जाएगी? गले में पाई जाती है यानी कि थ्रोट में पाई जाती है। एवं जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके पीछे स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। ओके, ये कौन सा हार्मोन का संश्लेषण करती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि होती है पैराथार्मोन नामक हार्मोन का संश्लेषण करती है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती है। यह पैराथार्मोन जो हार्मोन होता है यह क्या कार्य करता है? यह रक्त में कैल्शियम एवं कैल्शियम वापस लिख देता हूं, कैल्शियम एवं फास्फेट यानी कि फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। यदि हमारे शरीर में पैराथार्मोन हार्मोन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है टेटेनी। तो टेटेनी नामक
रोग हो जाता है। अब ये टेटेनी रोग से होता क्या है? तो टेटेनी रोग से हमारे चेहरे, हाथ एवं पैरों की मांसपेशियों में जकड़न पैदा हो जाती है। क्या होता है? चेहरा, हाथों एवं पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, यह भी गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। पैराथार्मोन जो हार्मोन होता है वो हमारे रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लेवल को यानी कि स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी के साथ यदि पैराथार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो उससे टेटेनी नामक रोग हो जाता है, जिससे चेहरे, हाथों एवं पैरों की मांसपेशियों में जकड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पैराथायराइड ग्रंथि। अब छठवीं ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो अग्नाशय होता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि मैंने बताया था, यानी कि यह अंतःस्रावी भी है, अंतःस्रावी, और इसी के साथ यह बाह्यस्रावी भी है, यानी कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो यू शेप का होता है। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं यू, तो यू शेप का इसका आकार होता है, यू आकार की पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो हमारे शरीर में 6 से 8 इंच ये लंबी होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको लैंगरहैंस द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनको कहा जाता है। तो लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, और एक होती है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। ठीक है, जो आपकी बुक में जो ये ए जैसा दिख रहा है वो अल्फा होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस लैंगरहैंस द्वीप समूह में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती हैं बीटा कोशिकाएं और दूसरी होती हैं अल्फा कोशिकाएं। तो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इनके 2 हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि कितने हार्मोन का स्रावन करती है? हार्मोन, तो ये 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। 2 प्रकार के कौन कौन से? लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, इंसुलिन। ओके, और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। कौन सा? ग्लूकागोन। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह हमारे शरीर में ब्लड शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है यह भी हमारे शरीर में ब्लड शर्करा यानी कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये कार्य किस प्रकार करते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन होता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ग्लूकागोन हार्मोन होता है यह बिल्कुल जस्ट इससे अपोजिट होता है। ग्लूकागोन होता है यह वापस से जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, इसको परिवर्तित कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। अब ये ग्लाइकोजन होता क्या है? हमारे शरीर में जो भोजन का संचय होता है यानी कि स्टोर्ड फूड होता है वह इस ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, वो लास्ट में बदल के ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है।
ओके, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज शर्करा होती है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है यह वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये रक्त शर्करा होती है उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो यह क्या करेगा, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण हमारे शरीर में इस ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, मात्रा बढ़ने लग जाती है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो उसी के साथ साथ जो यूरिन यानी कि मूत्र में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। कहां बढ़ने लग जाएगी, रक्त में एवं मूत्र में यानी कि यूरिन में, इनमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है मधुमेह। मधुमेह, इसको इंग्लिश में डायबिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो कहलाता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इसमें होता क्या है, हमारे रक्त में और मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता है। तो ये तो होती है अग्नाशय ग्रंथि। एक बार फिर से देखिए कि अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करेगी, तो ये दो प्रकार के हार्मोन का स्रवण करेगी। कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इनका स्रवण किस प्रकार से किया जाता है, अग्नाशय में विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं या फिर रचनाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है लैंगरहैंस द्वीप समूह। तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रवण होता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन का स्रवण होता है। ओके, और जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसका आकार होता है वो यू आकार के समान होता है, यानी कि यू शेप का होता है और इसकी लंबाई 6 से 8 इंच पाई जाती है। तो इसके बाद में जो 7वें नंबर की ग्रंथि आती है वो होती है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। ओके, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो 7वें नंबर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जो अधिवृक्क ग्रंथि है, जैसे नाम से पता चल रहा है वृक्क आ रहा है, यानी कि यह जो वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। यह वृक्कों यानी कि जो किडनी होती हैं, किडनी के ऊपर स्थित होती हैं, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं वो एक जोड़ी में पाई जाती हैं। एक जोड़ी का मतलब होता है अधिवृक्क ग्रंथि दो होती है हमारी बॉडी में, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है, यानी कि यह लेफ्ट वाली किडनी के भी ऊपर पाई जाएगी और राइट वाली किडनी के भी ऊपर पाई जाएगी। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का स्रवण किया जाता है, एक नहीं इसके द्वारा 2 हार्मोन का स्रवण किया जाता है। तो प्रमुख हार्मोन तो होता है एड्रीनेलिन हार्मोन, और दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, यानी कि इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं पर भगना होता है, हमको बचना होता है, तो उस समय जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है, ये दोनों हार्मोन होते हैं, उनका स्रवण बहुत तेजी से होता है। तो ये शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, यानी कि इमरजेंसी में यही हार्मोन कार्य करते हैं। इसी कारण ये हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं, आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाले हार्मोन कहलाते हैं। इन हार्मोन को
3F हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा जाता है। ट्रिपल एफ का मतलब होता है एफ एफ एफ, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है, यानी कि फियर, फाइट और फाइट, यानी कि जब डरने वाली कंडीशन आती है, डरना, तो उस समय भी यह हार्मोन कार्य करता है। जब लड़ने वाली कंडीशन आती है तो उस समय भी यह हार्मोन कार्य करता है। इसी के साथ लड़ाई और झगड़े, जैसे उसमें जब भगने वाली कंडीशन आती है, उड़ने वाली कंडीशन आती है, तो उस समय भी यह हार्मोन कार्य करता है। इसलिए इसको ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ इनको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इन हार्मोन का आपातकालीन स्थिति में ज्यादा स्रवण होता है, यानी कि ये ज्यादा स्रावित होते हैं, ये ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? ये आपातकालीन स्थिति में हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हृदय के संकुचन को कंट्रोल करते हैं, श्वसन दर को कंट्रोल करते हैं, इसके साथ साथ पुतलियों के फैलाव को भी कंट्रोल करते हैं। पुतलियों के फैलाव को भी क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं। ओके, इसी कारण एड्रेनलिन और जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, इसी कारण इनको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। करो और मरो हार्मोन, ठीक है। तो करो और मरो को इंग्लिश में बोलते हैं डू एंड डाई। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि करो और मरो हार्मोन कौन सा होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो मेन जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन हार्मोन ही है, ठीक है। एड्रेनलिन आपको हमेशा याद रखना है एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में, ओके। और इसी के साथ साथ इमरजेंसी वाले जो आपातकालीन हार्मोन होते हैं वो भी एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। तो अधिवक्र ग्रंथि होती है, यह वृक्कों के ऊपर स्थित होती है, एक जोड़ी में पाई जाती है, यानी कि दोनों वृक्कों के ऊपर यह पाई जाती है। ये दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। दोनों हार्मोन होते हैं, आपातकालीन स्थिति में दोनों ज्यादा कार्य करते हैं, दोनों का स्राव ज्यादा होता है। और इसी के साथ साथ कौन सी स्थिति आती है? तो ये हृदय का धड़कना, हृदय का सिकुड़न यानी कि संकुचन एवं श्वसन की दर, इसके साथ साथ ये पुतलियों के फैलाव को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए इन हार्मोनों को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रंथि जो 8 नंबर की जो ग्रंथि है वो पढ़ते हैं, वो होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्रंथि होती है यह छाती में पाई जाती है। कहां पर? छाती, यानी कि चेस्ट में पाई जाती है। छाती में हृदय के पास पाई जाती है। किसके पास? हृदय के पास पाई जाती है। अब थाइमस ग्रंथि होती है, कौन सा हार्मोन का संश्लेषण करती है? हार्मोन। तो ये थाइमोसिन हार्मोन का क्या करती है? संश्लेषण करती है, ओके। और जो थाइमस ग्रंथि होती है इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि? प्रतिरक्षी, यानी कि यह ग्रंथि एंटीबॉडी के निर्माण में मदद प्रदान करती है। एंटीबॉडी यानी कि जो प्रतिरक्षी होते हैं हमारे शरीर में, उनके निर्माण में मदद प्रदान करती है। और जो थाइमस ग्रंथि होती है यह बच्चों में तो विकसित होती है, और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, यानी कि जब यौवन आरंभ की स्थिति आती है, यानी कि जो पोवर्टी की स्थिति आती है, मैंने बताया था मेल्स में कब आती है? 13 से 15 वर्ष की आयु में, और फीमेल्स में यानी मादाओं में यह 12 से 14 वर्ष की आयु में यौवन आरंभ स्टार्ट होता है। तो जब बच्चों में यह विकसित होती है थाइमस ग्रंथि, और यौवन आरंभ के बाद ये बड़ों में कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है।
या फिर नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड यह छाती में हृदय के समीप पाई जाती है। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का संश्लेषण करती है। इसी के साथ साथ थाइमस ग्रंथि होती है, उसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। इसी के साथ साथ यह ग्रंथि बच्चों में तो विकसित होती है, लेकिन बच्चे जब यौवन आरंभ की स्थिति को पार कर लेते हैं तो उस उम्र में आने के बाद जो थाइमस ग्रंथि होती है वो सिकुड़ जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में 9वीं और जो 10वीं ग्रंथि है वो होती है, वो जनन ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ये मैं मिटा लेता हूं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अंतिम जो अंत्यस्रावी ग्रंथि होती है वो दोनों जनन ग्रंथि कहलाती हैं। एक तो पाई जाती है नरों में यानी कि मेल्स में, और दूसरी मादाओं में पाई जाती है यानी कि फीमेल्स में पाई जाती है। तो मैं दोनों को आपको एक साथ करवाता हूं। ठीक है, दोनों में साथ साथ में अंतर भी बताता जाऊंगा ताकि आपको ये याद रखने में आसानी होगी। तो 9वीं ग्रंथि है उसका नाम है वृषण, इसको कहा जाता है टेस्टिस। और जो लास्ट है 10वीं वाली वो होती है अंडाशय, इसको कहा जाता है ओवरी। मैंने आपको बताए थे हमारे शरीर में 2 वृषण पाए जाते हैं, ये भी एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं और ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। उसी प्रकार से मादाओं के शरीर में अंडाशय पाए जाते हैं, ये भी एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। ये भी गर्भाशय के दोनों ओर फैलोपियन ट्यूब से जुड़े रहते हैं। जब मैं दोनों जनन तंत्र यानी कि मादा और नर जनन तंत्र पढ़ाए थे तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताया था। ये प्रमुख जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो जो वृषण होता है यह केवल नरों में यानी कि मेल्स में पाया जाने वाला लैंगिक अंग होता है, में पाए जाने वाला लैंगिक अंग होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। और जो अंडाशय होता है यह केवल महिलाओं में पाया जाता है यानी कि मादाओं में, फीमेल्स में पाया जाने वाला लैंगिक जनन अंग है। कौन सा? लैंगिक जनन अंग। ठीक है, तो इन दोनों ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्रावन होता है? तो वृषण के द्वारा जो हार्मोन का स्रावित किया जाता है, हार्मोन का स्रावन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। उसी प्रकार अंडाशय के द्वारा 2 हार्मोन का स्रावन किया जाता है, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। अब ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं? तो जो वृषण में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, यह हार्मोन नर के लैंगिक जनन अंगों को विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन अंगों के विकास का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह नर के लैंगिक जो लक्षण होते हैं, जो यौवन आरंभ की स्थिति के बाद आते हैं, उन लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एवं यह शुक्राणु निर्माण का कार्य भी करता है। शुक्राणु निर्माण का कार्य। शुक्राणु क्या कहलाते हैं? शुक्राणु होते हैं जो नर जनन कोश का। ठीक है, मैंने आपको बताया था अच्छे से, पहले मैं जनन तंत्र में ये सब कुछ आराम से बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि अंडाशय होता है, इसमें 2 हार्मोन का स्रावन होता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन भी मादा जो जनन अंग होते हैं उनके विकास में सहायक होते हैं। मादा जनन अंगों का क्या करते हैं? विकास करते हैं। इसके साथ साथ ये मादा लैंगिक लक्षणों को भी नियंत्रित करते हैं। लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित। ठीक है, महिलाओं के मासिक धर्म को भी नियंत्रित करते हैं। मासिक धर्म को भी क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। एवं अंडाणु के निर्माण
का कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोनों हार्मोन होते हैं ये अंडाणु के निर्माण में सहायक होते हैं। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि जो वृषण होता है ये केवल नरों में पाया जाने वाला लैंगिक जनन अंग होता है, उसी प्रकार जो अंडाशय होता है ये मादाओं में पाया जाने वाला लैंगिक जनन अंग होता है। वृषण में जो हार्मोन का स्रवण किया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किया जाता है, उसी प्रकार अंडाशय में दो हार्मोन का स्रवण किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह हार्मोन लैंगिक जनन अंगों के विकास का कार्य करता है, उसी प्रकार एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो मादाओं में लैंगिक अंगों के विकास का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनको भी ये दोनों हार्मोन नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो नरों में लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, उसी प्रकार जो अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये मादा के लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, मासिक धर्म यानी कि जो मेस्टुर्बेशन जो साइकिल होता है उसको नियंत्रित करते हैं एवं अंडाणु के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां जो दे रखी हैं वो हमने कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं, कौन कौन से हार्मोन का स्रवण करती हैं और ये कहां पर स्थित होती हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, और कल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक्स। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि आनुवांशिकी होती क्या है। यानी कि जब सजीवों में जो विभिन्न लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं तो उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, यदि हम आनुवांशिक लक्षणों को अध्ययन करेंगे, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो वो कहलाता है आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम मेंडलवाद पढ़ेंगे, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से सुचारू रूप से जारी रख सकें। ठीक है, अपन मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से आराम से घर पे बैठ के अपनी तैयारी को जारी रखें।